हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेरिब्रल स्कॉलर्स। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स। पिछली बार हमने नर्व का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, बट आज हम यहाँ पे नर्व इम्पल्स की मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो नाउ आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग नर्व इम्पल्स कंडीशन एंड मैकेनिकल इम्प्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन समझनी है वो है नर्व इम्पल्स की। तो नर्व इम्पल्स है क्या? नर्व इम्पल्स एक्चुअली क्या होता है, अगर एक्सॉन में ये नर्व है, ठीक है, ये आगे सारा एक्सॉन है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस एक्चुअली अगर हो रहे हैं, ये चेंजेस केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, ये चेंजेस मैकेनिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, और यही जो केमिकल चेंज है और मैकेनिकल चेंज है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करती है नेक्स्ट न्यूरॉन को। अगर एक न्यूरॉन ऐसा है, सपोज ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, तो अगले का ये डेंड्राइड हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपना सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। और ये ट्रांसमिशन 3 तरीके से हो सकती है, 3 स्टेप में एक्चुअली होती है। सबसे पहला है रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल एंड थर्ड वन इज रीपोलराइजेशन। रेस्टिंग पोटेंशियल को हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल को हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, और जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा रीपोलराइजेशन। ओके, राइट। तो सबसे पहले हम पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं। अगर आपको मैं पहले समझा दूं, सपोज हमारे पास एक सेल है, कोई सेल के अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है और बाहर सारा ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम कह सकते हैं, या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पड़ा हुआ है। ओके, सॉरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ओके, तो अंदर हमारे पास सपोज 100 mv बाहर का है, और अगर हम कहें इट इज पॉजिटिव, बाहर का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव है, अंदर का जितना भी एटमॉस्फेयर है इट इज नेगेटिव। ओके, -70 mv। अब आपको इसमें एक बात ये याद रखनी है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, जो अंदर का है एटमॉस्फेयर जिसमें साइटोप्लाज्म है उसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, कम है, मींस लेस है, बट नेगेटिव चार्जेस का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। इट इज़ क्लियर? ओके, मींस अगर हम कहें पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, अंदर एग्जिस्ट करते हैं, साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक सेल बाहर का एटमॉस्फेयर है हमारा 100 mv, अगर +30 mv, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं बट लेस अमाउंट में, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने उसको 70 mv बोल दिया है। अब ये जो 70 mv है ये एक रेस्टिंग स्टेट पे है। अगर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू ये भी समझाऊंगी मैं आपको, यही 70 mv जब रेस्टिंग स्टेट पे होगा, ओके, जब इसमें कोई चेंजेस अकर नहीं होंगे, फाइन, तो ना ही हम कहेंगे, जिसमें कोई चेंजेस अकर नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। इट इज क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। एक बार हम पढ़ लेते हैं। The electrical potential difference across the cell plasma membrane when the cell is at rest। वही बात हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन थी हमारी, ठीक है, जब वो रेस्टिंग स्टेट पे होगी, फाइन, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने किसको बोला है? ये जो अभी हमने बात की है 70 mv की और 100 mv की। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। अब एक और बात, ये आपको बात समझ लग गई, जो अंदर का 70 mv वाला एटमॉस्फेयर है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे,
ठीक है। उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म में पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा रहेगा और जो आउटर एरिया है उसमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है, फाइन। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बनाऊं तो अंदर पोटेशियम का कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज, और बाहर सोडियम का कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज। अब यही सेल जो है इसकी आउटर लेयर पे एक पंप लगा होता है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, ठीक है। अब ये पंप विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये क्या करता है, 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है और 3 सोडियम बाहर फेंकता है। देखो अब 3 सोडियम वो बाहर फेंक रहा है, 3 सोडियम, तो मतलब बाहर का कंटेंट क्या होगा, पॉजिटिव कंटेंट ज़्यादा होगा ना, ठीक है, Na का कंटेंट ज़्यादा होगा। अब अंदर वो 2 पोटेशियम फेंक रहा है तो पॉजिटिव कंटेंट तो ऑलरेडी कम होगा ही होगा, नेगेटिविटी अंदर फैल जाएगी सारी। आई एम राइट, ठीक है। सो जो हमने पढ़ा अब आपको समझ लगेगा। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, मतलब अगर हम इनसाइड ये वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी हाई होगी, पोटेशियम की, लो कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, सोडियम की। अगर यही मैं इसका ऑपोजिट कर दूँ, इसका उल्टा साइड कर दूँ, सो द आउटसाइड एक्सॉन कंटेन लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद एज ए रिजल्ट outer surface of axonal membrane is positively charged and inner surface is negatively charged। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब आपको एक और बात इसमें याद रखनी है, जो पोटेशियम है वो अंदर में ये वाली साइड में इट इज़ अबंडेंट, वो इंटरसेलुलर फ्लूइड उसमें अबंडेंट है, ठीक है। सिमिलरली यही जो सोडियम है ये इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लस पॉजिटिव चार्जेस क्या है, अबंडेंट है। यहाँ पे आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस क्या है, ज़्यादा, अंदर नेगेटिव चार्जेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम है बट नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, ज़्यादा। पोटेशियम इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन, ये मैंने अभी आपको बात बताई। एडिशनली देयर आर सम नेगेटिव आयंस। अब इसमें क्या होते हैं, सेल के अंदर सपोज अगर मैं एक आपको सेल बना के दिखाऊं, इसके अंदर कुछ नेगेटिव आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं और वो कभी सेल के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक बात याद रखनी है। देयर आर सम नेगेटिव आयंस एंड प्रोटीन इनसाइड द सेल, दे आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड। इट इज क्लियर टू यू, फाइन। तो अभी एक्शन पोटेंशियल शुरू करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है, डिफ्यूजन होने से पहले यहाँ पे ना कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है। चैनल्स का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। चैनल्स जैसे हम एक लीकी चैनल्स बोल देते हैं, वोल्टेज चैनल्स बोल देते हैं, मैकेनिकली प्रेशर चैनल्स बोल देते हैं, ठीक है, और लाइगेंड गेटेड चैनल्स बोल देते हैं। दीज आर द सम चैनल्स, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। लीकी चैनल्स क्या होते हैं, लीकी चैनल्स में हम कह देते हैं कि पॉजिटिव चैनल्स, ठीक है, पॉजिटिव अगर हम बोले कि पॉजिटिव चैनल्स उसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू, पॉजिटिव चैनल्स ऑफ पोटेशियम ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। जो पॉजिटिव पंप होते हैं ना, अगर मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो इसमें पॉजिटिव पोटेशियम के जो चैनल्स होंगे या पंप होंगे, हम इसको अगर पंप बोलें तो इट इज़ इंक्रीज, और जितना इंक्रीज होगा उतनी उसकी परमिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे जो सोडियम पंप होगा वो सिर्फ 2 या 4 ही होंगे। ये सोडियम पंप जो हो गए 7 से 8 रहेंगे, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। सोडियम हमारे पास 3 या 4 ही पंप अवेलेबल होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं,
लीकी चैनल्स, राइट। तो जो हमने पीछे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा, सो इट इज इन ए पोलराइज्ड स्टेट। ये आपको बात याद रखनी है, इट इज इन ए पोलराइज्ड स्टेट, राइट। तो अभी हम एक्शन पोटेंशियल पे चलते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल को मैंने आपको शुरू में बोला था, हम इसको डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। अब देखो, पोलराइजेशन स्टेट वो होती है जहां पे बाहर सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है और अंदर पोटेशियम का जो पॉजिटिव कंटेंट है वो बाहर ज़्यादा होता है, अंदर नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर सेल है इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव कंटेंट अंदर ज़्यादा होगा, नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा बाहर होगा, ठीक है, राइट। इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या था, अगर सेल है नेगेटिव कंटेंट अंदर ज़्यादा था, पॉजिटिव बाहर था। अगर नेगेटिव क्या था हमारे पास, पोटेशियम, पॉजिटिव क्या था हमारे पास, सोडियम। यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम, नेगेटिव पोटेशियम। इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। बट अभी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। The sodium ion or rapid transporter then enters the axon membrane resulting the polarized state reversibility। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसको ही हम क्या बोलेंगे, depolarized state। Positive charges from inside membrane and negative charges from outside the membrane. As a result of this, only muscle cell and neuron can depolarize। ये आपको बात याद रखनी है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स और न्यूरॉन ही डीपोलराइज्ड हो सकते हैं, ओके। When electrical stimulus is received by nerve fiber and action potential is generated, the membrane become permeable to the sodium ion then potassium ion। मैंने आपको पहले ही बताया था, permeable का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिव या सोडियम का कंटेंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो परमिएबल किसकी हो जाएगी, ये सोडियम के। वहाँ पे पीछे रेस्टिंग पोटेंशियल में किसके परमिएबल थी, पोटेशियम के। सो दिस रिजल्ट इन द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इनसाइड, और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो इसको हम डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, दिस वन, ये है हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल का। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता था, 2 पोटेशियम अंदर गए और तीन हमारे पास जो सोडियम थे वो बाहर चले गए विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब इसमें यहाँ पे सोडियम अंदर को एंटर हो जाते हैं और पोटेशियम बाहर को। अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज ये है एक्सॉन, ये आगे है थोड़ा डेंड्राइट्स इसके, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर सपोज कोई भी इंसेक्ट बैठ गया है। जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इंसेक्ट बैठता है ना, वहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर, जो मैकेनिकल चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब प्रेशर पड़ेगा हमारी बॉडी पे तो सोडियम क्या हो जाएगा, अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे भी एक्सॉन पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे होते हैं। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बाद में मतलब एक्टिवेट होते हैं, बट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल सबसे पहले ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो जितना भी सोडियम होता है ना बाहर, वो सारे का सारा अंदर आ जाता है। और अंदर का हमने अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में पढ़ा था कि अंदर का एटमॉस्फेयर कितना था, -70 MV, ठीक है। जब सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, -60 MV। जब ये -60 MV पे पहुंचेगा तो इस स्टेट को हम थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। जब सोडियम अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है और वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, हम उसको थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। फिर जब
फिर जब सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू +30 MB। अंदर सारा पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव माहौल क्या हो जाता है नेगेटिव माहौल, पर पॉजिटिव माहौल क्रिएट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये 30 MV तक पहुंचता है तो हम इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं? इट इज नोन टू बी द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जब इसको पता लग जाता है चलो डीपोलराइजेशन हो गई है, फिर सोडियम वोल्टेज पंप बंद हो जाता है। फिर कौन एक्टिवेट होता है? पोटेशियम। ठीक है, और जब पोटेशियम एक्टिवेट होता है तो कितना सारा पोटेशियम फिर अंदर आना शुरू हो जाता है ना। जब पोटेशियम अंदर आना शुरू हो जाएगा फिर ये उसी स्टेट पे आएगा, बैक टू द स्टेट, है ना। फिर फायदा क्या? पॉजिटिव तक पहुंचे, नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचे। अभी हम एक ग्राफ के थ्रू इसको समझेंगे। देखो, रेस्टिंग स्टेट पे था, रेस्टिंग स्टेट कौन सी थी? 70 MV। ठीक है, तब ये यहाँ पे था, हमने इसको क्या बोला? रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर धीरे 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 जब ये 60 पर पहुंचा यहाँ पे, हमने इसको कौन सी स्टेट बोला? थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। फिर जब पॉजिटिव कंटेंट अंदर इंक्रीज होना शुरू हो गया सेल में, तो ये 30 तक पहुंचा, 30 मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका हो गया। तो हमने इसको, इस स्टेज को क्या बोला? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल कौन सी स्टेट है? डीपोलराइजेशन स्टेट। ओके, बट उसके बाद जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, एक्टिवेट हुए, तो पोटेशियम तो कितना सारा दोबारा से ही अंदर आ गया। फिर दोबारा से ये अपनी स्टेट पे आ गया, दैट इज 70 MV पे। अब ये हाइपरपोलराइजेशन क्या होती है? हाइपरपोलराइजेशन हम उसको कहते हैं जब रीपोलराइजेशन से भी नीचे ग्राफ चला जाता है, तो उसको हम हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फाइन, इतनी बात समझ लगी। रीपोलराइजेशन एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। एज एक्शन पोटेंशियल रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेट्स रिवर्स्ड एंड दिस स्टेट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। अभी वही बताया था, दोबारा से अपनी स्टेट में आ जाता है जो एक्शन पोटेंशियल होता है या रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। फिर उसमें कितना सारा पोटेशियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम टू लीव द सेल एंड रिटर्निंग न्यूरॉन टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। दोबारा से वो कहाँ आ जाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेज पर आ जाता है। इट इज क्लियर? ठीक है, फाइन। तो अब हमारा एक और टॉपिक बचा है जो आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज साइनैप्स। ठीक है, या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कह देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम, हमने पीछे जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने न्यूरॉन का एक प्रॉपर डायग्राम कर लिया था। ओके, तो ये है यहाँ पे हमारा एक्सॉन टर्मिनल। जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है ना, एंड पे डीपोलराइजेशन स्टेट मतलब +30 MV मेम्ब्रेन, तो यहां पे जब डीपोलराइजेशन स्टेट आएगी, अब एक्सॉन टर्मिनल पे ना यहां पे कुछ चैनल लगे होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं हम इसे। तो जब इसको पता लग जाता है कि हाँ कि ये डीपोलराइजेशन स्टेट आ गई है, तो ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर बाहर जितना भी कैल्शियम का होता है कंटेंट, वो सारा क्या आ जाता है? अंदर, मतलब कैल्शियम अंदर आ गया। ठीक है, सपोज ये हमारा है एक्सॉन का एक टर्मिनल। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाऊं, तो एक्सॉन के टर्मिनल में यहां पे देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सम वेसल्स। ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उनको? हम इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसल्स। ठीक है, यहां पे भी लेबल है, हम उनको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसल्स। अब साइनेप्टिक वेसल्स जब कैल्शियम अंदर एंटर हो जाता है, तो साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर ना न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े होते हैं।
दीज आर द काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर को पता लग जाता है कि कैल्शियम अंदर एंटर हो गया एक्सॉन टर्मिनल में, तो ये एक्सॉन टर्मिनल से जो केमिकल है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और कहाँ पे रिलीज होता है? यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब बाहर को रिलीज होना शुरू हो जाता है और जाके अटैच कहाँ पे होगा? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे, ठीक है। जब ये डेंड्राइट्स जब यहाँ पे न्यूरॉन के यहाँ पे ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब इन्होंने एक केमिकल कोई भी रिसीव करना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जब सेकेंड न्यूरॉन ने रिसीव करने होते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जब इनके साथ ही आके अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी जहाँ पे रिसेप्टर होगा उसके यहाँ पे ना हमारे पास चैनल्स प्रेजेंट होंगे, और वो चैनल्स को हम लाइगेंड गेटेड चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये रिसीव हो जाएगा, केमिकल रिसीव हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो सोडियम है वो एंटर होना दोबारा से शुरू हो जाएगा और वही सारी प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाएगी जो हमने पीछे अभी डिस्कस की। इज इट क्लियर? पर अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। और ये वाली वॉल को, जो एक्सॉन टर्मिनल की वॉल है, ये वाली को हम इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक सेल बोल देते हैं। और जो हमारे पास सेकेंड न्यूरॉन होगा, जहाँ पे केमिकल अटैच होगा, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होगा, हम उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक सेल। ओके, क्लियर है? अभी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और ए न्यूरॉन, मतलब जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में। द साइनैप्स इज फॉर्म्ड बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक neuron. We have already discussed and it is known as neuromuscular junction. हाँ, अब इन दोनों को जब ये केमिकल ट्रांसमिट करते होते हैं तो हम इन दोनों को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल्स। द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्सॉन से जाके फिर वो डेंड्राइट्स पे ही जाके जो केमिकल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द नेम ऑफ द टाइनी स्पेस। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? एक टाइनी स्पेस होते हैं जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। एग्जिस्ट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल एंड द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, जहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं और किसके बीच में पड़ते हैं? प्री साइनेप्टिक सेल के और पोस्ट साइनेप्टिक सेल के। फाइन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है ये फंक्शन क्या करता है? ये स्टोर कर सकता है और रिलीज कर सकता है न्यूरोट्रांसमीटर, वाइल जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो पार्टिसिपेट क्या करता है? सिर्फ रिसीविंग न्यूरोट्रांसमीटर। ये मैंने आपको प्रॉपर एक पूरी कहानी ऑलरेडी बता दी हुई है। द ए ग्रैनुलर वेसिकल्स आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब साइनेप्टिक वेसिकल्स बताए थे ना, ये वाले, क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ साइनैप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनैप्स, दैट इज केमिकल साइनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अगर मैं आपको केमिकल साइनैप्स बताऊं, केमिकल साइनैप्स अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक्सॉन है, ये डीपोलराइजेशन पता लग जाता है उसको, 30 MV यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारा ही जितना भी हमने पीछे पढ़ा ना कि यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, देन ये क्या कर देता है, जब कैल्शियम एंटर होता है तो ये सारा कैल्शियम रिलीज कर देता है और यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं सेकेंड न्यूरॉन पे और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। फिर सारे का सारा जितना भी सोडियम है वो
अंदर एंटर हो जाता है। सो दीज आर नोन टू बी द केमिकल साइनेप्स जो अभी हमने पढ़ा। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है कि यहाँ पे ये गैप जंक्शंस हम कहते हैं, यहाँ पे ये गैप जंक्शंस लगे होते हैं। ये डीपोलराइज स्टेट है सपोज, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, डीपोलराइज स्टेट है, तो सीधा ही अगर ये सोडियम यहाँ पे ही एंटर हो जाएगा सीधा ही, ठीक है। एक दरवाजे से सोडियम बाहर था तो दूसरे दरवाजे से सोडियम अंदर आ भी सकता है। फाइन, सो दीज आर द नोन टू बी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहाँ पे सोडियम है तो डायरेक्ट सोडियम क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि इसमें रिसेप्टर लगे होते हैं, फिर उसने केमिकल रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, इसमें कुछ नहीं है। बट इसमें गैप जंक्शन चैनल्स होते हैं ये वाले, ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। फाइन, तो होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लगा होगा, ठीक है। तो जिनको भी न्यूरॉन का डायग्राम नहीं पता है वो हमारी पिछली वीडियो में जाके उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, स्टे हेल्दी ऑलवेज।